सुबह के 3 बजे थे। मशीनों के अलार्म भयानक तरीके से चीख रहे थे। ये आवाज किसी मरीज के खतरे में होने की सूचना थी। मेरे सामने 10 साल का एक बच्चा था, आर्यन। अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ गया था। उसकी छाती ऐसे ऊपर और नीचे हो रही थी जैसे वो जमीन पर ही डूब रहा हो। एक पल की चूक और वो हमेशा के लिए सांस लेना बंद कर सकता था। ये वो रात थी जब दमे ने लगभग एक बच्चे की जान ले ली थी, और ये वो रात थी जब हमने उसे मौत के चंगुल से आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। अपने अभ्यास के दौरान उन्होंने देखा कि मरीजों के मन में इलाज, सर्जरी और दवा आदि के बारे में कई सवाल होते हैं, जिनके बारे में उन्हें अपने डॉक्टर से बात करने का मौका नहीं मिलता। वे अपने वीडियो में आपके सभी सवालों और समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यस डॉक्टर को सब्सक्राइब और फॉलो करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करें जिन्हें इससे लाभ मिल सकता है। वह आजकल पटना शहर में कार्यरत हैं। आप यहाँ अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. अब हम देखेंगे कि आखिर उस बच्चे में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई थी। कौन सी ऐसी सावधानी थी, कौन सी ऐसी चूक थी, कौन सी ऐसी अनदेखी चेतावनी थी जिसको कि हमने मिस किया था। आर्यन बहुत ही प्यारा बच्चा था। स्कूल में क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था। लेकिन पिछले 3 साल से वो लगभग अक्सर वो रात में जागता था, खांसता हुआ। उसकी माँ ये सोचती थी कि जरूर ये शाम को खेल रहा है, धूल लग रही है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, इसी की वजह से इसको ये दिक्कत आ रही है। अक्सर उसके स्कूल से वो एब्सेंट हो जाता था, स्कूल में गैर हाजिरी होती थी, और जब बहुत ज्यादा धुआं वगैरह होता था तो उसके फेफड़ों से एक अजीब सी सीटी बजने जैसी आवाज तक आने लगती थी। सांस में उसको इतनी दिक्कत होती थी। वो बार बार क्लिनिक पे डॉक्टर के यहाँ जाता था, वहां से वो सिरप लेता था, एंटीबायोटिक्स लेता था, चीजें ठीक हो जाती थी, लेकिन ये बार बार ऐसा होना लगा ही रहता था। सबने उसका इलाज किया, लेकिन सबने एक चीज मिस की कि बच्चे को दरअसल दमा है। और फिर नवंबर की उस रात को, वो जब ठंडी हवा चल रही होती है, बहुत धूल और पराग कण जो फैले होते हैं, इन सब चीजों से एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठंडी हवा, शुष्क हवा, सूखी हुई हवा और परागकण। रात 10 बजे तक उसको सांस में इतनी तकलीफ हो गई कि अब वो बोल भी नहीं पा रहा था। वो एक सेंटेंस पूरा नहीं कर पा रहा था, 1-2 शब्द बोल के ही चुप हो जाता था, और आधे रात तक उसके होठ नीले पड़ने लग गए थे। इतने में परेशान होकर उसकी माँ उसको इमरजेंसी लाती है, जहाँ की उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होकर 72% तक आ चुका था। तब उसे हमारे आईसीयू में लाया गया और हमने फिर अपना इलाज शुरू किया। दमे के अटैक के साथ हमारी लड़ाई शुरू हुई। दमे की बीमारी में सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और वो ऑक्सीजन को फेफड़ों तक नहीं जाने देती हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को भी नहीं निकलने देती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ एसिड में बदलता है और शरीर के अंगों को प्रभावित करता है, जैसे किडनी, लिवर, हार्ट, सारे ही अंगों पर इसका प्रभाव होता है, और जिसकी वजह से वो अंग काम कम करते हैं। दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन नहीं जाता है तो ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से हृदय गति रुक सकती है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। इलाज के पहले चरण में हमने बच्चे को नेबुलाइजेशन देना शुरू किया, यानी कि एक मास्क लगाकर ऑक्सीजन के साथ हम लोग बहुत सारी दवाइयां देते हैं, जो कि एक मिस्ट यानी कह सकते हैं धुएं या भाप की तरह होता है। और ये भाप जब सांस के साथ सांस की नली में जाती है तो धीरे धीरे सांस की नली को खोलने का काम करती है। बहुत सारी दवाइयां थी, सैल्बुटामॉल, स्टेरॉयड, इप्राट्रोपियम, यहाँ तक कि हमने नसों में मैग्नीशियम सल्फेट भी पुश किया ताकि उसकी सांस की नलियां खुल पाए। लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। सांस की नली इतनी सिकुड़ चुकी थी कि नेबुलाइजेशन से जो देने वाला भाप है वो भी फेफड़ों तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब बहुत मुश्किल समय आ गया था। अब हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ रहा था। वेंटिलेटर पे डालने के लिए हम लोग एक सांस की नली में एक ट्यूब डालते हैं, और इस ट्यूब के सहारे ही वेंटिलेटर बहुत ज्यादा ताकत लगाकर सांस की नलियों में ऑक्सीजन
डालता है ताकि फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच सके। तो हमने पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालने के लिए सांस की नली में ट्यूब डाली। ये एक मुश्किल प्रक्रिया होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्यूब डालना मुश्किल हो जाता है और ये ट्यूब सांस की नली में न जाकर खाने की नली में जाती है। अगर ये ट्यूब खाने की नली में चली जाती है तो फेफड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाएगी और पेशेंट मर सकता है। ये मरीज इसी स्थिति में पहुंच चुका था जिसको कि स्टेटस एस्मेटिकस कहते हैं, यानी कि चेस्ट साइलेंट हो जाता है, कोई भी हवा फेफड़ों में नहीं जा रही है और हम लोग जब उसकी आवाज सुनने की कोशिश करते हैं स्टेथोस्कोप से तो देखते हैं कि कोई आवाज ही नहीं आ रही है। स्टेटस एस्मेटिकस बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है और इसमें ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और ये बच्चा अब कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में पहुंच रहा था। हमने एक बार में सक्सेसफुली इस बच्चे की सांस की नली में ट्यूब डाली और इसको हमने तत्काल वेंटिलेटर से अटैच करके ऑक्सीजन देना शुरू किया। वेंटिलेटर की मशीन से ऑक्सीजन जा रही थी और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आ रहा था। दवाइयां भी जा रही थी और वेंटिलेटर बहुत जोर लगाकर फेफड़ों में हवा पहुंचा रहा था। ऑक्सीजन का सैचुरेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। ऑक्सीजन सैचुरेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सुबह तक नॉर्मल की तरफ आने लग गया। ये 92% हो गया था। दमे के मरीजों में 92% ऑक्सीजन को अच्छा ऑक्सीजन माना जाता है। अब हम धीरे धीरे इस स्थिति पे पहुंच गए थे कि हमने वेंटिलेटर की ताकत को कम किया। अगर कोई मरीज वेंटिलेटर पे रहता है तो सीधे उसको वेंटिलेटर से नहीं हटाते हैं। हम लोग धीरे धीरे वेंटिलेटर की ताकत को कम करते हैं और मरीज को सांस लेने के लिए छोड़ते हैं। इन दोनों चीजों का बैलेंस होता है। ये वैसा ही होता है जैसे आप एक बच्चे को सहारा देकर चलाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो चलता है आप सहारा हटाते जाते हैं और बच्चा खुद से चलने लगता है। ठीक ऐसे ही सांस की स्थिति में भी किया जाता है। वेंटिलेटर के इस ताकत को कम करने को हम लोग वीनिंग कहते हैं। सुबह तक उसकी स्थिति में काफी सुधार था और वीनिंग करते करते हमने वेंटिलेटर की ताकत को लगभग ना के बराबर कर दिया। अब बच्चा खुद से सांस ले रहा था और हमने कुछ घंटों में उसको वेंटिलेटर से हटा दिया। उसकी सांस की जो नली थी उसको भी हटा सके। बच्चे की जान तो बच गई थी लेकिन अस्थमा के साथ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। हम आगे देखते हैं कि इस लड़ाई में आगे क्या हुआ। बच्चा ठीक हो गया था। जैसे ही वेंटिलेटर हटा हमने उसको खाने पीने के लिए कुछ दिया और जब उसे पूछा कि भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए तो उसने कहा मुझे मेरा बैट चाहिए। खैर बच्चा ठीक हो गया था लेकिन काम यहीं पे खत्म नहीं होता है। हमने बच्चे की कई सारी जांचें की, टेस्ट किया। हमने ये देखा स्पायरोमेट्री में कि उसके सांस की नली में रुकावट है जो कि काफी ज्यादा है और इनहेलर देने से उसमें सुधार हो रहा था। इसके अलावे हमने ये जांच किया कि उसको किन चीजों से एलर्जी होती है जैसे धूल, परागकण इत्यादि। और हमने उसके शरीर में IgE नाम की एक एंटीबॉडी को टेस्ट किया जो कि ये बताता है कि शरीर में कितनी एलर्जी पैदा होती है। इसके बाद उसके ट्रीटमेंट की प्लानिंग की गई। ट्रीटमेंट के प्लान में हमने उसको इनहेलर दिया दिन में 2 बार। एक इनहेलर होता है जो कि उसको कंट्रोल करता है और एक प्रकार का इनहेलर होता है जो कि अगर दमे की शिकायत बढ़ जाती है तो उसको लेने से उसको कम करता है। कंट्रोलर और रिलीवर 2 टाइप के इनहेलर होते हैं। इसके अलावे हमने उसको कुछ दवाइयां दी, टैबलेट्स दिए जो कि एलर्जी को कम करता है। घर की सफाई रखने के लिए हमने बताया। जितने भी कारपेट, कंबल और चादर हैं उनकी सफाई, धूल वहां से हटाना, ये सारी सावधानियां हमने बताई। और एक फ्लो मीटर दिया जिसमें कि वो फूंक मारे जिससे कि जो उसका जो बॉल है, जो उस पे जो इंडिकेटर है वो हरे रंग की तरफ में रहे, जितना ज्यादा अच्छे से वो सांस ले पाए। इससे वो पता भी चलता है कि अभी सांस की स्थिति कैसी है और इससे फेफड़ों का एक्सरसाइज भी होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि दमा क्या है, इसको हम समझेंगे। ये बीमारी क्या करती है, कैसे प्रेजेंट करती है, किन तरीकों से हम लोग समझ लें कि दमा की शिकायत है किसी आदमी में, और
कैसे रोकथाम करते हैं, कैसा इलाज होता है, ये सारी जानकारियों की हम लोग अभी बात करने वाले हैं। अब हम बहुत संक्षेप में अस्थमा के बारे में थोड़ी बहुत बातें समझ लें। भारत में 1.5 से 2 करोड़ लोगों को अस्थमा की बीमारी है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको तकलीफ रह रही है और उनको ये पता ही नहीं है कि अस्थमा है। अस्थमा में जब अटैक आता है या बीमारी रहती है तो 3 चीजें मुख्यतः होती हैं। एक है ब्रोंकोस्पैज्म, यानी कि सांस की नली जो है वो सिकुड़ जाती है, संकुचन हो जाता है। नली सिकुड़ जाएगी, संकुचन हो जाएगा तो उससे हवा नहीं जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस नहीं आएगी। दूसरी चीज है इन्फ्लेमेशन हो जाना, किसी भी इन्फेक्शन से या एलर्जी से सांस की नलियों में सूजन हो जाता है। अब जैसे ही सूजन होगा तो वो रास्ता जो है जहां से सांस को आना जाना है वो रास्ता रुक जाता है। और तीसरी चीज है बहुत ज्यादा म्यूकस बनना, जो कफ बनता है वैसे ही। तो बहुत ज्यादा अगर म्यूकस बनेगा, एलर्जी होती है या इन्फेक्शन हुआ है, मौसम बदलने से हुआ है, अगर बहुत ज्यादा म्यूकस बनेगा तो ये भी सांस की नलियों को ब्लॉक करता है। जैसे किसी नली में ब्लॉकेज आता है, यहाँ भी वैसे ही ब्लॉकेज आता है। और इन 3 कारणों से ऐसा होता है कि सांस नहीं जाती है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, अस्थमा के अटैक के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे हवा में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो, फूलों के परागकण हो, कीड़े मकोड़े के जो डस्ट होते हैं उससे होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, उससे अटैक आ सकता है। कई बार स्ट्रेस से, एंजाइटी से, परेशानी से, घबराहट से अटैक आ जाता है। ठंडी हवा से अटैक आ जाता है, सूखी हवा से अटैक आ जाता है। जो कॉकरोच और कीड़े हैं उनका जो बीट होता है उससे अटैक आ जाता है। ये सारी चीजें अटैक करती है, सांस लेने में दिक्कत करा सकती है। कुछ एक खतरे के निशान होते हैं अस्थमा के लिए, जैसे अगर रात में बार बार खांसी आ रही है, नींद खुल जा रही है, एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं और सांस में तकलीफ होती है, चेस्ट में, सीने में जकड़न जैसा महसूस होता है, मौसम बदलने पर सीने में जकड़न जैसा महसूस होता है, या अगर आपको अस्थमा है और बार बार आपको इनहेलर, साल्बुटामोल जैसा इनहेलर लेना पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि या तो आपको अस्थमा है या अस्थमा का अटैक आ रहा है। आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, अपने डॉक्टर से मिलिए और अपने सारे जो सिम्टम है, लक्षण है, उनसे बात कीजिए। आपको जो अस्थमा की दवाइयां दी जाती हैं उनमें मुख्यतः 2 तरीके की दवाई होती है। एक दवाई होती है कंट्रोलर, यानी कि अस्थमा को कंट्रोल में रखेगा, उसके अटैक को आने से रोकता है। और दूसरी तरीके की जो दवाइयां होती हैं वो रिलीवर दवाइयां होती हैं, यानी कि अगर आपको अटैक आ रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, तो ये दवाइयां रिलीफ देती हैं। अगर इन दवाइयों से भी आपको रिलीफ नहीं आ रहा है या बार बार आपको अटैक आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है कि आपको ज्यादा इलाज की जरूरत हो या आपको फिर से आपका टेस्ट किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा कि आपके लिए कौन से तरीके का इलाज, कौन से तरीके की दवाई आपके लिए ज्यादा सूट कर रही है। दमे से बचाव के लिए कुछ एक तरीके आप अपनाइए, जैसे बेडशीट, चादर, इन सब चीजों को गर्म पानी में हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर धो लीजिए। कमरे में धूल वगैरह आने से, परागकण आने से, जहां पौधों के फूल के परागकण आ रहे हैं उसको रोकिए। आपको जिन चीजों से एलर्जी के टेस्ट में एलर्जी पाया गया है उन एलर्जी वाली चीजों से अपने आप को बचाइए। आप एक फ्लू का इंजेक्शन लगवाया कीजिए, साल में 1 बार ये इंजेक्शन आता है जो कि वायरल इन्फेक्शन होते हैं फेफड़े में, उन वायरल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए आपको इम्यूनिटी देता है, आपको उसके लिए बचाव कराएगा। इसके अलावे आप एक्सरसाइज कीजिए, जैसे सांस का एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम है, और भी हल्के फुल्के एक्सरसाइज जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालते हो लेकिन आपकी सांस की गति को, सांस लेने के तरीके को, सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाते हो। याद रखिए, दमे का रोकथाम संभव है और डेविड बेकहम जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी को भी दमा है और वो फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल ऐसा खेल है जिसमें शरीर पर बहुत जोर पड़ता है, बहुत ही जटिल, सघन, सीवियर एक्सरसाइज है फुटबॉल। सबके लिए फुटबॉल खेलना आसान नहीं है। ऐसे लोगों को भी दमा है और वो भी ठीक ठाक हैं, तो आप भी ठीक रह सकते हैं। इस बीमारी से घबराने की बात नहीं है। जितनी सावधानियां और तरीके आपको बताए जा रहे हैं
उनका ख्याल रखिए, अपने डॉक्टर के साथ मिलते रहिए, उनकी बातों को सुनिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद। यस डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice.